दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया। सीबीआई के सामने कल ही वो हाजिर हुए थे, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था और शाम बीतते बीतते सीबीआई ने जानकारी दी, मदद करते नहीं है पूछताछ के दौरान तो इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और आज अदालत में जब सीबीआई ने रिमांड मांगी तो यही कहा, इनसे पूछताछ जरूरी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, कैसे दिल्ली में जो आबकारी नीति यानी शराब नीति बनी उसमें कितना बड़ा घपला घोटाला हुआ है और इन्होंने कैसे राज्य के राजस्व का नुकसान किया और किस तरीके से कितनी रकम बटोरी जो राजनीतिक तौर पर गोवा और पंजाब के चुनाव में उन्होंने उस पैसे को लगा दिया। ये 4 मार्च तक की सीबीआई रिमांड पर भेज दिए गए, लेकिन 4 मार्च अब कब आएगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि सीबीआई की रिमांड एक बार शुरू होती है तो उसके बाद एक दूसरी रिमांड होती है और रिमांड होते होते फिर जेल की शिक्षाएं ही नजर आती हैं और जेल से भी कब कौन कैसे छूटेगा कोई नहीं जानता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे इस देश के भीतर शायद कोई विपक्षी नेता बिल्कुल नहीं जानता है कि उसकी गिरफ्तारी कब होगी और गिरफ्तारी होगी तो वह जेल के पीछे कब जाएगा और जेल से कब छूटेगा वो नहीं जानता है, क्योंकि इस देश के भीतर में कोई ऐसा नेता बचा नहीं है जिसकी फाइल तैयार ना हो। हर की फाइल तैयार है और उस फाइल के मद्देनजर राजनीतिक तौर पर किससे नफा नुकसान कहां पर होगा उसी के मद्देनजर इस देश की एजेंसी घूमना शुरू करती है। फाइल तैयार है तो तमाम चार्ज भी तैयार होते हैं और उसके बाद चार्जशीट दाखिल करने में कोई बहुत वक्त नहीं लगता है और एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक तौर पर संस्थानों का लाभ उठाया जाए या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए संस्थानों का उपयोग किया जाए, यह खेल बहुत खुला हुआ है। वो महाराष्ट्र के इलेक्शन का वक्त हो, वो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव का वक्त वह हो सकता है कर्नाटक और मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त का भी जिक्र हो। जिस तरीके से दिल्ली के भीतर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसने एक बड़ी कतार सामने लाकर खड़ी कर दी है। इस देश के भीतर में मौजूदा राजनीतिक सत्ता यानी मोदी सत्ता को अगर इस बात का एहसास हो जाए कि विपक्ष के फला नेता से उन्हें घाटा होगा तो फिर यकीन जानिए उसकी फाइल खुल जाएगी। और अगर यह एहसास हो जाए कि लोकसभा चुनाव के वक्त यह एक भी सीट पर असर डाल सकता है तो उसकी फाइल तुरंत खुल जाएगी। और 2024 की दिशा में बढ़ते हुए भारत के लोकतांत्रिक कदम दरअसल उस सीढ़ी पर पायदान दर पायदान चढ़ रहे हैं जहां पर हर नेता की गिरफ्तारी तय है। आज किसका नंबर आया और कल किसका नंबर आएगा और उसके बाद जिसका नंबर आएगा वो कब छूटेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन अगला नंबर किसका होगा यह राजनीतिक नफा नुकसान के दायरे में आपको समझना होगा। कहीं पे हेराल्ड केस है, कहीं पे खादान का केस है, कहीं पे राजस्व को चूना लगाने का जिक्र है, कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है, कहीं पर हवाला का जिक्र है, कहीं पे कोऑपरेटिव बैंक्स में चूना लगाने का जिक्र है और एक लंबी तादाद है जिसमें कोई नेता बचा नहीं है। और सभी की फाइल जब हम आपसे कह रहे हैं कि तैयार है तो आज उसका कच्चा चिट्ठा आपको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले सरकार का नजरिया और उस नजरिए के अनुकूल ईडी की सक्रियता, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग के मद्देनजर कार्रवाई करता है, किसी को गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तारी के बाद जमानत देने की स्थिति में कोई नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि 1 बरस तक वो चाहे तो गिरफ्तार करके किसी को भी रख सकता है। तो उस ईडी की फहरिस्त में इस देश के 125 से ज्यादा पॉलिटिशियंस हैं जो विपक्ष में हैं। सीबीआई को सामने रखना पड़ता है, सीबीआई के मातहत जमानत मिल जाती है, लेकिन सीबीआई के केस के तुरंत साथ ईडी जुड़ जाती है और इस देश के लगभग 70 पॉलिटिशियन के खिलाफ जब सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की और सीबीआई कार्रवाई शुरू करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच प्रक्रिया के बाद और फिर सीबीआई की सक्रियता और सीबीआई में से कुछ मामला निकलकर ईडी के पास आ जाता और ईडी जब गिरफ्तार करती है तो बरस भर वो रख ही सकती है और बरस भर के बाद
इस देश में चुनाव होने हैं। यानी राजनीतिक कटघरे के भीतर इस देश के अपराध को आज समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक नाम जो आपके सामने लिया जाएगा, फाइल सबकी तैयार है। कब किसे कैसे किस रूप में गिरफ्तार किया जाए कोई नहीं जानता है। आपके जहन में कुछ सवाल होंगे कि शरद पवार से पूछताछ हुई थी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई थी, हेमंत सोरेन से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस लिहाज से तेजस्वी को कभी गिरफ्तार किया जा सकता है क्या? क्या इस दायरे के भीतर में दक्षिण के राज्य भी हैं क्या? सभी हैं। जो बीजेपी का नहीं है वो सभी है, और उनकी फहरिस्त बतलाती है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक नफा नुकसान के दायरे में भारत के अपराध और अपराधियों को भी परखा जाता है, और उसी नफे नुकसान के दायरे में किसी किसी को क्लीन चिट भी दे दी जाती है अगर वह उस दिशा से कूदकर साथ सत्ता के खड़े हो जाए। बंगाल में नाम आपके जहन में पहले मुकुल राय का आएगा, उसके बाद शुवेंदु का आएगा। इसी प्रक्रिया के भीतर कई नाम और भी आएंगे। हो सकता है आप कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र करें। बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो कूद कर इधर आ गए, लेकिन फाइल सबकी तैयार है। दिल्ली के भीतर केजरीवाल क्या अगले रास्ते में आकर खड़े हो सकते हैं जहां पर उनसे ईडी पूछताछ करने की दिशा में बढ़ जाए? क्योंकि वह मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी विभाग को संभालते नहीं हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके तमाम मंत्री। एक सत्येंद्र जैन लंबे अरसे से जेल में है। उनके खिलाफ जो चार्ज लगे, उस चार्ज को लेकर अदालत के भीतर कई बार आवाजाही हो गई, लेकिन सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आ पाए। तो क्या यह मनीष सिसोदिया की शुरुआत है? और 2024 की राजनीति की शुरुआत मनीष सिसोदिया से हुई है? क्योंकि सवाल केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का नहीं है। बंगाल के भीतर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भर का भी नहीं है। महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार, अजीत पवार, संजय राउत भर का भी नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन का भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के इर्द गिर्द के नेताओं का भी नहीं है। कांग्रेस का पैसा जो बटेरे हुए कोषाध्यक्ष है उनका भी नहीं है। और यह पूरी प्रक्रिया कर्नाटक तक जाएगी तो डीके शिव कुमार भर का भी नहीं है। हमें लगता है पूरी परिस्थिति आज एक एक करके परखने की शुरुआत कीजिए। ये नाम दक्षिण से शुरू होते हैं, और दक्षिण के भीतर एक जानकारी और बता दें कि दरअसल केरल में जब गोल्ड स्कैम सामने आया, गोल्ड स्टोरी सामने आई, हम दक्षिण से बढ़ रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि उत्तर की दिशा में बढ़ते बढ़ते आप समझ जाएंगे इस देश में 2024 आते आते कैसे चुनाव परिणाम किस रूप में निकलकर आने वाले हैं। केरल में बीजेपी एक भी सीट नहीं ले गई, लेकिन जो गोल्ड स्कैम निकल कर आया उसमें राज्य के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी, चाहे वो स्वप्ना क्यों ना हो, चाहे नलिन नेट्टो क्यों ना हो जो कि चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री की थी, जो एम शिवशंकर ओएसडी वो उनका जिक्र क्यों ना हो, सीएम रविंद्रन का जिक्र क्यों ना हो जो कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे, या फिर केटे जलील का नाम क्यों ना हो जो कि वहां के पूर्व हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे। आप कहेंगे कि केरल चले गए, एक कुछ क्षण के लिए दोबारा एक बता दें आपको जानकारी कि दरअसल दिल्ली में जो आबकारी नीति है, दिल्ली में तो चुनाव नहीं होने वाले हैं, तो इसका फंदा कहां पर डाला जाएगा? इसका फंदा आपको नजर आएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता भी इसी दायरे में आकर खड़ी हो रही है। तो जाहिर है कि तेलंगाना की राजनीति में चंद्रशेखर राव जो कुलांचे मार रहे हैं मोदी सत्ता के खिलाफ, आने वाले वक्त में उनकी बेटी तक भी यह हाथ पहुंचेंगे सीबीआई के। और जिस तरीके से आबकारी नीति का पूरा कच्चा चिट्ठा निकल कर आया और उसमें कहा गया कि वहां पर एक साउथ ग्रुप नाम की जो है जिसमें एडवांस रिश्वत 200 करोड़ दिए गए, उसके जुड़ाव जो है वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी हैं और टीआरएस से भी हैं। और टीआरएस में जो मुख्यमंत्री है उनकी बेटी के कविता जो है वो चंद्रशेखर राव की बेटी, वो जो 100 करोड़ का चक्कर जो शुरू हुआ उसमें सभी उसमें जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि साउथ ग्रुप के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं मंगातू श्रीनिवासुलु और उनके बेटे हैं राघव मंगातू।
और साउथ ग्रुप में इनकी हिस्सेदारी है और इसमें के कविता का नाम भी है, अरविंदो फार्मा का नाम भी है। और यह कहा गया कि जो 65% हिस्सेदारी दिल्ली की थी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फर्जी प्रतिनिधित्व के जरिए खेल हो रहा था। तो दिल्ली के जरिए तेलंगाना की राजनीति को भी साधना है। और जिस आंध्र प्रदेश में एक भी सीट इससे पहले बीजेपी नहीं ले पाई वहां भी पहुंचना है। और केरल के भीतर भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई, इस बार वहां भी 3 सीटों पर नजर है। यानी 3 ऐसे राज्य थे, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई थी एक भी सीट। इस बार इस भ्रष्टाचार, करप्शन, ईडी की सक्रियता, सीबीआई की सक्रियता के मद्देनजर दायरे में आंध्र प्रदेश भी है और तेलंगाना भी है और तमिलनाडु भी है। क्योंकि अब लौटिए तमिलनाडु के भीतर के उन नामों को लेकर जो नाम में आते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। डीएमके के 4 प्रमुख नेता ए राजा, के कनिमोझी, दयानिधि मारन, के सी पलानीस्वामी और एआईडीएमके के दिनाकरण, टीटीवी दिनाकरण, इन सभी के नाम हैं उस दायरे में। कभी भी ईडी सक्रिय होगी इनको जेल में डाल दिया जाएगा, रिमांड मिल जाएगी। उधर तो रिमांड की जरूरत भी नहीं है, सीधे गिरफ्तार कीजिए और 1 साल तक कोई पूछने वाला नहीं होगा। वाईएसआर के भीतर में जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, जगन रेड्डी, उनका नाम भी ईडी के पास है, तो उनकी फाइल भी दिल्ली में तैयार बैठी है। यानी दक्षिण के सारे राज्यों को जब आप समेटते चले जा रहे हैं और होते होते जब कर्नाटक एक दक्षिण का जो प्रमुख राज्य है, जो किला है, वहां पर डीके शिव कुमार की तो बड़ी मोटी फाइल है और डीके शिव कुमार के साथ कांग्रेस के 6 और नेताओं की फाइल है। यह सारी फाइल बतलाती है कि फाइल तैयार है। गिरफ्तारी, पूछताछ, राजनीतिक तौर पर हरकत तभी होगी जब चुनाव नजदीक हो या चुनाव के जरिए महसूस होने लगे कि मैदान में इनका रहना फायदे वाला है या नुकसान देने वाला है। फायदे वाला है तो गिरफ्तारी नहीं, नुकसान देने वाला है तो गिरफ्तारी और सक्रियता शुरू। अब वाईएसआर यानी जगन रेड्डी का नाम भी अगर ईडी की फाइल में है तो ऐसे में आपके जहन में आएगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का आप बताइए, राज्यों को छोड़ दीजिए, आप खुद उस दायरे में आते चले जाइए। हमें लगता है यह ज्यादा बेहतरीन है। कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी फेरिस्त है, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी हेराल्ड केस में कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फाइल तैयार है। 50 घंटे पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है, सोनिया गांधी से भी 3 दिनों तक पूछताछ हुई, जो आंकड़े बताए 27 से 28 घंटे उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। तो गिरफ्तार करने में क्या जाता है, राजनीतिक तौर पर यह सीधी चोट होगी। इस देश में ईमानदारी का तमगा एक ही के पास रहेगा जो दिल्ली की सत्ता, मोदी सत्ता है, उसके पास भी। अब ईमानदारी के एस्पेक्ट से कोई राजनीतिक चुनौती देने आ जाए तो ईमानदारी का भूत उसके ऊपर से उतारना जरूरी है। दिल्ली की यह कवायद सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के जरिए उभर कर आ गई। जो आखिरी विकेट और मजबूत विकेट है वह केजरीवाल की है। उनको भी दायरे में लाने में कितना वक्त लगेगा, कुछ शोर शराबा होगा, सड़कों पर हो हल्ला होगा। यह तो राहुल गांधी से भी 5 दिनों तक कांग्रेस करती रही और हर नेता के साथ करती है। डी शिव कुमार को ले गए, वहां भी कर्नाटक में भी शुरू हुआ था। यह तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निकल कर आ गए थे, जब अधिकारियों को पकड़ा जा रहा था, वहां भी बड़ी लंबी फहरिस्त है। नेताओं की फहरिस्त है, ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त है, बिजनेसमैन की फहरिस्त है, दलालों की फहरिस्त है, सबकी फहरिस्त है। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उसके बाद आइए चिदम्बरम और कार्तिक चिदम्बरम, उसके बाद नवीन जिंदल, ए रघुनाथ रेड्डी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो हरियाणा में जब जरूरत होगी तो उनको भी देख लिया जाएगा, फाइल उनकी भी तैयार है। दक्षिण में या पूर्व में खास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहां पर ओकराम इबेबी सिंह और नवाम तुकी, इनका भी नाम है। महाराष्ट्र के भीतर कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान की भी फाइल तैयार है। गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और जिस बिहार को लेकर खूंटा गाड़ रहे हैं कि दरअसल वहां पर नीतीश और लालू साथ हैं तो बीजेपी घुस नहीं सकती है, तो वो समझ ले नीतीश कुमार के खिलाफ भी मामला है और वो मामला सीबीआई के सामने पड़ा है। लेकिन ईडी के पास तो लालू यादव, उनकी बेटी मीसा, उनके बेटे तेजस्वी यादव, तीनों की फाइल पड़ी है। तो कब कौन सी फाइल किस रूप में खोलनी है, और बनाए रहिए गठबंधन
और जो करना है कर लीजिए, हम तो आकलन करेंगे कि आपको अंदर डालने से हमको फायदा है या नुकसान है। अगर नुकसान है तो नहीं डालेंगे, क्योंकि आप बाहर रहते हुए हमें फायदा पहुंचा देते हैं, और अगर हमें नुकसान हो रहा है तो आपको अंदर डाल के ईमानदारी की खुमारी आपके ऊपर से उतार देंगे। और जिस गवर्नेंस का बात जिक्र करते हैं नीतीश कुमार, वह तो कभी भी किसी भी झटके में किसी भी तरीके से उतर सकता है। बहुत मशक्कत उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कश्मीर के भीतर, तो वहां पर भी नाम है, फारूक अब्दुल्ला का नाम ईडी के पास फाइल तैयार है। झारखंड के भीतर हेमंत सोरेन और सीता सोरेन, इन दोनों के नाम है। एक तरफ खनन का मामला है, एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे की हेरफेर का मामला है। तो झारखंड के भीतर और उसके मुख्यमंत्री भी सचेत हो जाएं। अगर हमको लगेगा कि आपकी गिरफ्तारी से आदिवासी वोट हमारा खिसक जाएगा, तब तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि कुछ भी हो जाए, गिरफ्तार कर लीजिए, मैसेज बढ़ा जाएगा, तो गिरफ्तारी कर लेंगे, टालेंगे नहीं उसमें। और इस फहरिस्त में सबसे बड़े तौर पर ममता बनर्जी, जो लगातार शोर मचाती थी और खामोशी इस दौर में अगर बरती हुई है, तो उसकी कुछ तो वजह होगी। शिक्षकों का मसला, उनकी भर्ती, शारदा नारदा मसला, सारे मसले हैं। और वहां पर एक लंबी फहरिस्त है, इसमें ममता बनर्जी का नाम है, इसमें अभिषेक बनर्जी का नाम है, अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम भी है जो फाइल तैयार है, सुदीप बंदोपाध्याय का नाम है, तपस पॉल का नाम है जिनकी फाइल तैयार है, सृंजय बोस का नाम है, कुणाल घोष का नाम है, स्वागत राय की फाइल तैयार है, अर्पिता घोष की फाइल तैयार है, शताब्दी राय की फाइल तैयार है, काकोली घोष की फाइल तैयार है, मुकुल राय की फाइल तैयार है, प्रसून बनर्जी की फाइल तैयार है, अपूर्वा पोद्दार की फाइल तैयार है, मदन मित्रा की फाइल तैयार है, श्यामा पड़ा मुखर्जी की फाइल तैयार है, सोवन चटर्जी की फाइल तैयार है, सुब्रत मुखर्जी की फाइल तैयार है। ये सभी सांसद या विधायक है। किसे कब किस रूप में पकड़ना है या कब किस रूप में इस देश की जांच एजेंसी सक्रिय हो जाए और उस सक्रियता के बाद मैसेज बड़ा दे दिया जाए, इनके साथ लगे हुए लोगों की फहरिस्त अलग है, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आपके साथ उसके बाद और जानकारी चाहिए, तो खास तौर से जो जिसका जिक्र हम तेलंगाना का कर रहे थे, जिसमें केश कविता का जिक्र किया गया जो मुख्यमंत्री की बेटी है, उसके अलावे रामकृष्ण राजू का नाम भी है, वह भी उसी दायरे में आते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में एनसीपी के शरद पवार हैं, एनसीपी के उनके भतीजे अजीत पवार हैं, छगन भुजबल का नाम है, नवाब मलिक और देशमुख तो जेल में ही है। तो जिसे चाहेंगे जैसे चाहेंगे उस रूप में करेंगे। और इस प्रक्रिया के भीतर शिवसेना में उद्धव ठाकरे भी ताल मत ठोके, उन्हीं के साले साहब के खिलाफ तो पूरा मामला है और उनसे पूछताछ तो हो चुकी है, फाइल तो तैयार है। और जब साले साहब हैं तो कुछ रिश्ते भाई के बहन से जुड़ेंगे, जो उद्धव ठाकरे की पत्नी होगी, राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, तो फाइल उनकी भी तैयार है। यानी राजनीतिक तौर पर कहां किस रूप में सक्रिय होना है, इसके लिए कोई गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग निकल कर आए कि दरअसल इनको छोड़िए, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकली विंडिक्टिव के हिसाब से हो रही है, जिसका जिक्र मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, तो फाइल तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की भी तैयार है, मायावती की भी फाइल तैयार है। आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर भी तो सारी सक्रियता केंद्र सरकार को ही करनी है। और इस दौर की एक खासियत और है, जो लोग उस पार से इस पार आ जाते हैं, जिसमें जिक्र हम खास तौर से सुवेंदु अधिकारी का कर रहे थे, उसमें एक फाइल मिथुन चक्रवर्ती की भी है, लेकिन वो इधर खड़े हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब उन्हें कोई नहीं छूता है, फाइल उनकी भी तैयार ईडी के पास, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने नाम दिया। येदियुरप्पा की फाइल भी है, दिगंबर कामत गोवा के हैं, उनकी फाइल भी है। फाइल सबकी तैयार है। सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीति साधने के लिए कौन सी परिस्थिति कब किसके प्रतिकूल बैठ जाए। और दिल्ली के भीतर मनीष सिसोदिया की मौजूदा वक्त की स्थिति थी, उसमें दो तीन बातें साफ हो जानी चाहिए कि राजनीतिक तौर पर दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के पास है और बीजेपी के जो सांसद हैं 7, उसमें आपको कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा जिसने दिल्ली के भीतर यहां के लोगों के साथ कोई जुड़ाव पैदा किया हो और किसी भी रूप में काम किया हो। पुराने नेता विधूड़ी जरूर हैं जो कि सक्रिय रहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके अलावे नाम जब आप लेंगे तो हंसराज हंस का लेंगे, आप नाम लेंगे तो मनोज तिवारी का लेंगे, आप नाम लेंगे तो मीनाक्षी लेखी। एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। तो क्या एक एक सीट पर नजर अब एक एक फाइलों को लेकर है? एक ऐसी परिस्थिति आकर बन रही है या बन चुकी है?
2024 की मुनादी तो हो गई, क्योंकि जिस आबकारी नीति के मद्देनजर मनीष सिसोदिया को परखा गया और जो फाइल तैयार करके उनको रिमांड पर भेजा गया, यह अपने आप में टेस्ट केस इसलिए है क्योंकि जितने छापे पड़े उनके घर पे, उनके पैतृक गांव के भीतर गए, उनके लॉकर तक को खोला गया और उस पूरी प्रक्रिया के भीतर सवाल सिर्फ इतना था, जब आज अदालत के भीतर मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे थे दरअसल सीबीआई के लोग चाहते हैं हम उन बातों को कहें जो बात वो सुनना चाहते हैं और हम उस बात को नहीं कहेंगे तो उन्हें हमारी रिमांड चाहिए। यह एक तर्क का जिक्र है, लेकिन सवाल ये सक्रियता 2024 के मद्देनजर है तो इसमें एक चीज और आपके जहन में जरूर डालनी चाहिए। यह फेरिस्त जो लंबी चली 2023 से पहले 2022 में पंजाब में 15 जनवरी को ईडी पहुंचती है, राजस्थान में 17 जून को छापा मारती है सीबीआई, छत्तीसगढ़ में 5 अगस्त और 7 अगस्त को। यह तीनों राज्य कांग्रेस शासित थे उस समय तक, जो हमने तारीख आपके सामने बताई। उसमें पंजाब बाद में हट गया, लेकिन यह कांग्रेस के नेताओं की दबिश थी। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से जो दो राज्य महाराष्ट्र और झारखंड चल रहे थे, 2022 में महाराष्ट्र में 23 फरवरी को पहला छापा, 26 मई को दूसरा छापा, 31 जुलाई को तीसरा छापा, झारखंड में 8 जुलाई को पहला छापा, 24 अगस्त को दूसरा छापा और 3 बड़े छत्रप दिल्ली के भीतर 6 जून को, 19 अगस्त को, अक्टूबर में। उसके बाद बंगाल में 6 बार पिछले बार छापे मारे गए, उसमें सीबीआई के छापे और ईडी की सक्रियता ये बहुत बार मारे गए, लेकिन जो पॉलिटिशियंस को दायरे में ले रहे थे ये उनकी संख्या सिर्फ बताई जा रही है। केरल में भी 19 जुलाई और 11 अगस्त को छापा मारा गया। अब आप जरा सोचना शुरू कीजिए कि इस दौर में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो या पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, उनको जो गिरफ्तार किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी और असम कम से कम नोटिस भेजिए, जवाब तो भेजिए। और आपको जानकर हैरत होगी, आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई पवन खेड़ा की, तो यूपी और असम दोनों ने जवाब नहीं भेजा था, तो उसको टाल दिया गया। ठीक है, अब हम 3 तारीख को सुनवाई करेंगे और 3 तारीख तक इंटरिम बेल पवन खेड़ा की बढ़ाई जाती है। यानी जिन्होंने एफआईआर लॉन्च की और जिस आधार पे वहां की पुलिस सक्रिय हो गई और सक्रिय होकर गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंच गई, उस यूपी पुलिस और असम की पुलिस के या सरकार के जवाब सुप्रीम कोर्ट तक आज नहीं पहुंच पाए। जो वो देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, यही स्थिति टीएमसी के जो प्रवक्ता थे साकेत गोखले, उनको लेकर भी आप कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब सारे के सारे विपक्ष के सारे नेताओं के नाम, वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो सबसे प्रमुख चेहरा होता है, अगर उसी की फाइल तैयार है, तो राजनीतिक तौर पर चीजें लड़ी कैसे जाएंगी। लड़ी 2 या 3 चीजों से जाती है। एक लड़ाई होती है पॉलिटिकल साख के साथ, जो लोगों से सरोकार होते हैं। ये एक संयोग है कि भारत की राजनीति में जनता से सरोकार खत्म हो गए। दूसरी लड़ाई होती है पैसे को लेकर, और उसका एक डाटा निकल कर आया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास जितना भी पैसा है, उस पैसे की तुलना में 18 गुना ज्यादा पैसा बीजेपी के पास पॉलिटिकल फंडिंग का है। और यह ब्रिटिश एकेडमिक है एक जेम्स मैनोर, उन्होंने ये जानकारी दी कि यहां पर कितनी बड़ी तादाद में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जोड़ के लीजिए तो 18 से गुना कर दीजिए, उतना पैसा है। तो राजनीति में पैसा नहीं बचा, राजनीति के भीतर आपके सरोकार नहीं बच रहे हैं, वो तो राजनीति इजाजत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, जनता से उसके सरोकार कैसे होंगे। तीसरा सवाल था कि आपके नेता के जरिए ही मनोबल बनता है या फिर देश में जितने छत्रप नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, उनका एक ही चेहरा है। बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही। अब आप कल्पना कीजिए वो ऐलान कर दे मैं संन्यास ले रहा हूं, 2024 में बीजेपी का क्या होगा। अब कल्पना के परे है ये सोच। लेकिन ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस से हट जाए या दरकिनार हो जाए, कांग्रेस की क्या हैसियत रहेगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का चेहरा है, मायावती बीएसपी का चेहरा है, नीतीश कुमार जेडीयू का चेहरा है, तेजस्वी आरजेडी का चेहरा है। हर चेहरे को लेकर अगर सबकी फाइल तैयार है तो कब किसकी गिरफ्तारी किस रूप में होगी कोई नहीं जानता है। और इस गिरफ्तारी के दायरे में अगर इस देश के तमाम पॉलिटिशियन के नाम है तो आखिर के 3-4 सवाल।
भारत की राजनीति में ऐसी स्थिति इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली कि अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम विपक्ष के नेताओं की फाइल केंद्र सरकार के पास तैयार हो। सरकार से मतलब यहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी है। फाइलें तैयार होती थी विपक्ष को साधने के लिए, अपने खिलाफ खड़े व्यक्ति को लेकर, और राजनीतिक तौर पर उनको जेल भी भेजा जाता था। जो नारे लग रहे थे दिल्ली की सड़कों पर, आज की जेल का ताला टूटेगा, मनीष सिसोदिया छूटेगा, ये नारा ही अभी लग सकता है, क्योंकि इमरजेंसी के बाद जब इस देश में चुनाव हुआ था तो जेल में थे उस समय जॉर्ज फर्नांडिस, और जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर यह पोस्टर बनाया गया था कि जेल का ताला टूटेगा और जॉर्ज फर्नांडिस छूटेगा। और इसी पोस्टर के आसरे जॉर्ज फर्नांडिस ना सिर्फ चुनाव जीत गए बल्कि जनता पार्टी सत्ता में आ गई और इंदिरा गांधी की भद्द उस वक्त हो गई थी। तो जेल में डालने की प्रक्रिया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ कैसे हो सकती है, यह एक अलग नजारा है जो इससे पहले कभी नजर नहीं आया। इसको आप किसी भी शब्द में बखा कह सकते हैं, तानाशाह कहिए, घोषित आपातकाल कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत की तमाम एजेंसीज सक्रिय है सरकार के लिए। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, विपक्ष के लिए अगर एक प्लेइंग फील्ड नहीं बना देने की स्थिति में इलेक्शन कमीशन ही सक्रिय हो जाए और राजनीतिक तौर पर इस दौर में उद्धव ठाकरे जो उनके पिता द्वारा बनाई गई शिवसेना की पार्टी का नाम किसी दूसरे को दे दे, चुनाव चिन्ह किसी दूसरे को दे दे, तो राजनीतिक प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका ऐसे वक्त में जब सवालिया कटघरे में आकर खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? फाइल सबकी तैयार, चुनाव आयोग की सक्रियता, तमाम एजेंसियों का इस दौर में सक्रिय होना। और आखिरी बात, अगर डेमोक्रेसी का यह रूप भारत की राजनीति का हिस्सा बन चुका है तो आखिरी सवाल और शायद आखिरी समाधान का रास्ता इस सिस्टम के भीतर आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की खामोशी या सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता से पहले उसकी सोच इस देश के भीतर किसी राजनीतिक आंदोलन को अगर खोज रही है तो भारत के भीतर की मौजूदा परिस्थितियां इसकी इजाजत नहीं देती है। तीनों सवाल उलझ कर रह गए और उस लोकतंत्र के सामने दंडवत हो गए जिस लोकतंत्र के सामने सिर उठाकर उस राजनीति से दो दो हाथ करने थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। उन परिस्थितियों को खत्म करने की पहली गेंद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और फिर रिमांड पर लेने के साथ शुरू हो चली है। इंतजार कीजिए अगला नाम किसका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।